Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Operation Pawan. ये टॉपिक थोड़ा पुराना है, 3-4 दिन पुराना है, बट मैंने इसको सोचा था आराम से कवर करूंगा, जिससे आपको इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में भी थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। तो देखते हैं आज इस टॉपिक के बारे में इन डिटेल। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑपरेशन पवन को समझने से पहले हमें थोड़ा देखना होगा भारत श्रीलंका के बीच में जो इंपॉर्टेंट अकॉर्ड साइन हुआ था 1987 में, उसके बारे में, और वो अकॉर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में साइन हुआ था उसके लिए भी थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना होगा। तो ये रहा श्रीलंका, एक आइलैंड कंट्री लोकेटेड इन इंडियन ओशन, और यहाँ पे उसके नदर्न साइड में भारत का स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। यहाँ पे तमिल एथनिसिटी के लोग रहते हैं, जबकि श्रीलंका के अंदर अगर बात की जाए तो उसका जो नदर्न प्रोविंस है जिसका नाम है जाफना प्रोविंस, वहाँ पे तमिल एथनिसिटी के लोग रहते हैं। कई सारे जो तमिलियंस जो जाफना प्रोविंस ऑफ श्रीलंका में रहते हैं उनको ब्रिटिशर्स ने तमिलनाडु से ले जाकर के यहाँ श्रीलंका में सेटल कराया, और वो काफी लंबे समय से वहां रह रहे हैं। तो नाउ दे हैव ऑब्टेन्ड सिटीजनशिप ऑफ श्रीलंका। बट तमिलियंस ऑफ श्रीलंका हु लिव इन जाफना प्रोविंस एंड तमिलियंस ऑफ इंडिया इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु मिलनी, दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कल्चरल एफिनिटी है। क्रॉस कंट्री मैरिजेस भी बहुत रेगुलरली देखने को मिलता है। लेकिन वहीं श्रीलंका के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है सिन्हालीस। उनका लैंग्वेज सिन्हाला है, एंड जो तमिलियंस है ऑफ कोर्स उनका लैंग्वेज तमिल्स है। तो कल्चरली या रिलीजियसली दे आर डिफरेंट, और जो तमिल्स हैं श्रीलंका के अंदर दे आर इन माइनॉरिटी, सिन्हालाज इन मेजॉरिटी। और जब से श्रीलंका को आज़ादी मिली है 1948 ऑनवर्ड्स, तब से धीरे धीरे सिन्हालाज हैव स्टार्टेड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ श्रीलंका, and Tamilians have been forced to the margin. They have been discriminated by the Sinhalas majority. कई सारे ऐसे नियम लाए धीरे धीरे सिन्हालाज मेजॉरिटी वाली सरकारों ने श्रीलंका के अंदर, जिस कारण से तमिलियंस के इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉम्प्रोमाइज होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेशनल लैंग्वेज सिर्फ सिन्हाला को बना दिया गया, तो अब तमिलियंस के लिए गवर्नमेंट जॉब ऑब्टेन करने में दिक्कत होने लगी। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे नियम धीरे धीरे वहाँ की सरकार, जो सिन्हाला मेजॉरिटी द्वारा डोमिनेटेड सरकार थी, वो ऐसे कई नियम लाने लगी जिससे तमिलियंस का सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दिस डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर माइनॉरिटी, धीरे धीरे इन तमिलियंस के अंदर एक वायलेंट टेंडेंसी, एग्रेशन की टेंडेंसी डेवलप हुई, इंसर्जेंसी की टेंडेंसी डेवलप हुई कि हम अपना अलग देश बनाएंगे। जब भी माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जाएगा, मार्जिनलाइज किया जाएगा, सो उनके अंदर एक सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट टेंडेंसी तो आ ही सकती है। यही हुआ श्रीलंका के अंदर भी। द तमिलियंस हैड नाउ दैट इंसर्जेंट टेंडेंसी, और उन्होंने एक इंसर्जेंट ग्रुप भी बनाया जिसका नाम था LTTE, जिसके लीडर का नाम था प्रभाकरन, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम्स, विद द गोल ऑफ लिबरेटिंग, सेपरेटिंग जाफना प्रोविंस एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री फ्रॉम श्रीलंका। तो ये है इंटरनल अफेयर्स ऑफ श्रीलंका। वहां पे हम देख रहे हैं कि कैसे एक माइनॉरिटी और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं, और इस कारण से इंसर्जेंसी का राइज हो रहा है। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका कल्चरल एफिनिटी है विद द तमिलियंस ऑफ इंडिया, क्योंकि तमिलनाडु का बड़ा डोमिनेंट इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से ही ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं, DMK, AIDMK, वो भारत सरकार के ऊपर हमेशा ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती रही हैं। तो उनके दबाव में फिर भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा इन दिस इंटरनल मैटर्स ऑफ श्रीलंका, क्योंकि कई सारे इनोसेंट तमिलियंस भी अब मारे जा रहे थे जब यहाँ इंसर्जेंसी हो रही थी। तो फिर श्रीलंका की आर्मी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लेकर के आ रही थी,
जिसमें इंसर्जेंट ग्रुप्स के लोग तो नहीं मरते हैं, लेकिन इनोसेंट लोग बहुत सारे मारे जाते हैं. नाउ मेनी इनोसेंट तमिलियंस वेर बीइंग किल्ड, एंड दैट इज व्हाई the local parties of Tamil Nadu pressurized government of India, and on their pressure government of India had to intervene in this matter. और फिर भारत सरकार ने श्रीलंका के साथ नेगोशिएट करके एक डील फाइनलाइज की जिसको नाम दिया गया इंडो श्रीलंका पीस अकॉर्ड ऑफ 1987. इसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट जे.आर. जयवर्धने ने मिलकर के एग्रीमेंट फाइनलाइज किया. इस एग्रीमेंट के अंतर्गत श्रीलंका ने कमिट किया कि वो अपने संविधान में अमेंडमेंट लाएंगे, 13th अमेंडमेंट, जिसकी मदद से वो तमिलियंस के लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स की गारंटी करेंगे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड. और बदले में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कमिट किया कि वो इंश्योर कराएंगे कि एलटीटीई सरेंडर करे, पीस प्रोसेस को ज्वाइन करे, और इसके साथ ही इंसर्जेंसी को खत्म किया जाएगा श्रीलंका के अंदर. ये कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की गलती थी. उन्होंने ऐसा सोच लिया कि वो एलटीटी को सरेंडर करा देंगे, बट एलटीटी तो एक इंसर्जेंट ग्रुप है, और इंसर्जेंट ग्रुप्स का होता क्या है कि फिर उनमें बहुत पॉलिटिक्स भी आ जाता है. इंसर्जेंट ग्रुप्स के अंदर भी कई सारे छोटे बड़े ग्रुप्स हो जाते हैं विद इन दैट लार्जर ग्रुप ओनली, और उन ग्रुप्स को दुनिया के बाकी देश फंडिंग देने लगते हैं, आर्म्स एम्युनिशन सपोर्ट देने लगते हैं. और यही हो रहा था एलटीटी के साथ भी. भारत को ऐसा लग रहा था कि एलटीटी को हम समझा करके सरेंडर करवा देंगे और पीस प्रोसेस में ज्वाइन करा देंगे, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाए. भारत ने अपने तरफ से फिर लॉन्च किया ऑपरेशन पवन विद द होप ऑफ इंश्योरिंग सरेंडर ऑफ एलटीटीई. ऑपरेशन पवन की मदद से फिर भारत ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजे श्रीलंका के अंदर इन ऑर्डर टू इंश्योर implementation of this Indo-Sri-Lanka peace accord and ensure that LTT disarm itself. But ऐसा हुआ नहीं. LTT refused to surrender. और फिर धीरे धीरे भारत की जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पहुंची थी श्रीलंका और एलटीटी, इनके बीच में युद्ध शुरू हो गए अलग अलग जगहों पे. जाफना रीजन में 2 वीक तक लगातार एलटीटी और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता रहा, जबकि शुरुआती लक्ष्य ये था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लिए कि आपको वहां पे कोई भी मिलिट्री एक्शन नहीं करना है, आपको चुपचाप से इंश्योर कराना है कि पीसफुल तरीके से एलटीटी सरेंडर कर दे. लेकिन एलटीटी ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया. वो वॉयलेंट हो गए, एग्रेसिव हो गए, कई सारे जगहों पे इंडियन पीस कीपिंग मिशंस को घेर दिया. तो मजबूरी में फिर काउंटर स्ट्राइक करना पड़ा और फिर एक तरीके से एलटीटीई वर्सेस इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हो गया. और लगभग 2 साल तक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स रहे श्रीलंका में, 1987 के जुलाई से लेकर के 1990 के जनवरी तक. और वहाँ पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और श्रीलंका के जो एलटीटी मिलिटेंट्स हैं उनके बीच में कई सारे जगहों पे ऑपरेशंस हुए, कन्फ्लिक्ट हुए, जिसमें 1200 के आसपास इंडियन पीस कीपर्स वेयर मर्टायर्ड. और ये जो पूरा का पूरा इंडियन पीस कीपिंग मिशन जो भेजा गया था श्रीलंका में अंडर ऑपरेशन पवन, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन, और उसकी मदद से जो फोर्सेस भेजे गए थे वो थे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स. ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव एक तरीके से भारत के लिए फियास्को में, फेलियर में रिजल्ट हुआ. इट वाज अ कंप्लीट डिवास्टेटिंग मिशन फ्रॉम इंडिया. 1200 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स मारे गए ऑन ए फॉरेन सॉइल in an attempt to resolve dispute of a foreign country, जिससे सीधा सीधा हमारा कोई लेना देना भी था नहीं. और 1200 इंडियन सोल्जर्स तो मर्टायर हुए ही हुए. बाद में 1991 में राजीव गांधी जी वाज आल्सो असैसिनेटेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन इन श्रीपेरुम्बदूर, क्योंकि एलटीटी को ऐसा लगने लगा कि राजीव गांधी उनके दुश्मन हैं. क्योंकि अगर 1200 इंडियन सोल्जर्स मर्टायर हुए तो एलटीटी के भी कैडर्स तो मरे होंगे, हजारों में उनकी भी डेथ हुई होगी. एंड नाउ एलटीटी डेवलप्ड ग्रजेस अगेंस्ट राजीव गांधी जी. एंड राजीव गांधी जी एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उस वक्त तो प्रधानमंत्री थे नहीं, इलेक्शन होने वाला था और मोस्ट प्रोबेबली वो इलेक्शन में अगर वो जिंदा रहते इलेक्शन के बाद तो वही बनते प्रधानमंत्री, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इटसेल्फ ही वाज असैसिनेटेड. और राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के बाद भारत ने लगभग तमिलियन इशू से अपना पीछा हाथ छुड़ा लिया.
एंड इंडिया मेंटेन्ड ए काइंड ऑफ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम श्रीलंका स्पेशली ऑन दिस मैटर फॉर मेनी ईयर्स टू कम। बहुत सालों तक भारत ने एक हैंड लेंथ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया फ्रॉम श्रीलंका आफ्टर असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी एंड आईपीकेएफ फियास्को। श्रीलंका ने बाद में 2009 में एक मैसिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लॉन्च किए और उसके अंतर्गत उन्होंने एलटीटी का पूरा खात्मा कर दिया श्रीलंका के अंदर। वहां पे अब इंसर्जेंसी लगभग खत्म हो चुकी है, एलटीटी खत्म हो चुका है। प्रभाकरण वाज किल्ड अलोंग विथ हिज फैमिली। ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स हैं एंड इनका जो कन्फ्लिक्ट है विथ एलटीटी इन सेवरल पॉकेट्स ऑफ श्रीलंका इन जाफना प्रोविंस, इसको दिखाया गया उस फिल्म मद्रास कैफे में। उस फिल्म में सिर्फ ये कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाया गया, उसमें यह भी दिखाया गया कि कैसे इस मैटर में कई सारे फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि यूएस एंड यूके वेयर आल्सो इनडायरेक्टली प्लेइंग अ प्रोएक्टिव रोल, और उन्होंने फिर इंश्योर करा दिया कि ये जो एलटीटी को सरेंडर करवाने वाला इंडियन पीस कीपिंग मिशन है ये फेल हो। तो इसमें कई सारे फॉरेन पावर्स भी इन्वॉल्व थे। नतीजा ये हुआ कि इट फेल्ड इनटू और दिस मिशन एंडेड इन अ फियास्को। बाद में 2009 के बाद से एलटीटी को श्रीलंकन आर्मी ने खुद ही खत्म कर दिया। दे टुक वेरी हाई हैंडेड अप्रोच, बहुत अग्रेसिव अप्रोच लिया। उसमें उन्होंने डिफरेंस नहीं किया कि सिविलियन मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरत मारे जा रही है, एंड उन्होंने बहुत ही अग्रेसिव अप्रोच लेते हुए डिस्पाइट ह्यूज कोलैटरल डैमेज इन फॉर्म ऑफ डेथ ऑफ इनोसेंट सिविलियंस, श्रीलंकन आर्मी एलिमिनेटेड एलटीटी। और इस कारण से श्रीलंका को उस टाइम की जो श्रीलंका की सरकार थी, राजपक्षे सरकार, उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है ग्लोबल फोरम्स पे। श्रीलंका के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बार बार रिजोल्यूशंस लाए गए हैं फॉर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ड्यूरिंग इट्स काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस इन 2009। ये हुई बैकग्राउंड। इंसर्जेंसी को रोकने के लिए पीस अकॉर्ड के अंतर्गत पीस कीपिंग मिशन अंडर ऑपरेशन पवन विच एंडेड इन अ फियास्को। बाद में श्रीलंकन आर्मी ने एलटीटी को खत्म किया। और अब करंट न्यूज ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी has for the first time paid homage to the soldiers who laid down their lives during Operation Pawan। तो लगभग 35 साल बाद पहली बार इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सीधा सीधा होमेज पे कर रहे हैं टू द सोल्जर्स। ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर के कोई सीधा सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सिंस दिस मिशन वाज ए काइंड ऑफ फेलियर या फियास्को, इस कारण से इस मिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा कभी चर्चा हुई नहीं। लेकिन हाँ, अब जाकर के इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाकर के होमेज दिया है, रेस्पेक्ट दिया है टू द सोल्जर्स। ऐसा नहीं है कि उनको रेस्पेक्ट नहीं दिया जाना है, दिया जाना चाहिए, दिया गया भी है नेशनल वॉर मेमोरियल में, जहाँ पे तमाम जो हमारे मर्टायर्स हैं उनका नाम लिखा जाता है, वहाँ पे उनका नाम लिखा भी गया है। बट पहली बार ओपनली जाकर के उनको होमेज दिया है अंडर इन रिसेंट टाइम आवर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो इस कारण से ऑपरेशन पवन हैज बीन इन न्यूज अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स। मे बी सिंस द मिशन एंडेड इन अ फियास्को, दैट इज वाई इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्पेक्ट अभी तक ओपनली नहीं दिखाया गया था। मे बी, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट नाउ दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। दिस इज द न्यूज। आर्मी चीफ पेज होमेज ऑपरेशन पवन ब्रेव हार्ट एट नेशनल मेमोरियल। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम। चलिए, तो ऑपरेशन पवन न्यूज में आया, हमने देख लिया। ये सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है विथ रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन पवन। इसको आप अटेम्प्ट करें। यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने इंडिया श्रीलंका रिलेशंस पे एक प्रश्न पूछा था मेंस में, काफी पहले पूछा था, लेकिन ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशंस डिस्कस हाउ डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। कैसे इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी को गाइड करते हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी वैसे पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन चूंकि
कोलिशन पॉलिटिक्स होता है हमारे देश में, या स्टेट गवर्नमेंट्स या लोकल लेवल पे भी अपनी सरकारें बनाने के चक्कर में जो पार्टी यूनियन लेवल पे जिसकी सरकार है, वो स्टेट लेवल में अपनी वोट को इंक्रीज करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए बहुत बार डोमेस्टिक फैक्टर से गाइडेड होकर के फॉरेन पॉलिसी बनाती है, और उसका इम्पैक्ट हमें बहुत बार नेगेटिव तरीके से झेलना पड़ता है, जो इस केस में हुआ। तो श्रीलंका के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का जो मेन कारण था वो था डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इंडिया। सो इसी पे ये प्रश्न है कि क्या है डोमेस्टिक फैक्टर्स। अपने मन से सोचिए, मैंने आपको थोड़ा हिंट्स तो नहीं दिया, मैं हिंट्स दे देता हूं थोड़ा सा, और बिना आंसर पढ़े हुए आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। एक तो लोकल पॉलिटिक्स ऑफ श्रीलंका में, आई एम सो सॉरी, लोकल पॉलिटिक्स ऑफ तमिलनाडु में अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से गाइडेड होकर के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। दूसरा, कोलिशन पॉलिटिक्स, तमिलनाडु की जो लोकल पार्टियां हैं, डीएमके या एआईडीएमके, उनका काफ़ी सहयोग रहता है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इन फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इस कारण से भी जो तमिलियन इशू है, दैट प्लेज अ रोल इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंका। उसके अलावा कई सारे जो तमिलियन रेफ्यूजीज हैं, जो जाफना प्रोविंस से आए हैं और अब तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, उनको सिटीजनशिप भी दे दिया गया है। सो उनको भी खुश करने के लिए बहुत बार जो डोमेस्टिक मैटर्स हैं, दैट प्लेज अ रोल इन शेपिंग आवर फॉरेन रिलेशंस विद श्रीलंका। प्लस कचातीवू इशू है, कचातीवू आइलैंड जो भारत ने दे दिया था श्रीलंका को, वो कल्चरली सिग्निफिकेंट है क्योंकि वहाँ पे सेंट एंथनी नाम का एक चर्च है। तो ये कारण भी है कि इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस में लोकल इशू, कल्चरल इशू एंड रिलीजियस इशू प्लेज अ रोल। फिशरमैन का इशू है, तमिलनाडु के फिशरमैन बार बार इंटरनेशनल वाटर्स में चले जाते हैं या श्रीलंकन वाटर्स में इंटर कर जाते हैं, और फिर दे गेट एप्रीहेंडेड देयर, फिर भारत को इंटरफेयर करना पड़ता है, फिर इंडिया श्रीलंका के रिलेशन स्ट्रेन होते हैं। तो ये है एक लोकल इंटरनल डोमेस्टिक मैटर, बट इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन शेपिंग रिलेशंस विद श्रीलंका। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब एक देश के संबंध दूसरे देश के साथ, तो उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के इश्यूज ही गाइड करने चाहिए फॉरेन पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन बहुत बार डोमेस्टिक फैक्टर्स आल्सो प्ले रोल। यही सवाल पूछा है कि श्रीलंका और भारत के रिलेशंस में कौन कौन से डोमेस्टिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग इंडियाज रिलेशंस विद श्रीलंका। आई वांट यू ऑल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विदाउट सीइंग द हिंट्स एंड देन मे बी रीड द हिंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट टैक्स रैम्स स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। छोटा सा न्यूज है, भारत सरकार लेकर के आई है टैक्स रैम्स स्कीम। इसका पूरा नाम है टेक्सटाइल फोकस्ड रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, इस स्कीम का मकसद है टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, आर&डी करना, ताकि बेहतर तरीके के टेक्सटाइल्स बनाए जा सकें। टेक्सटाइल सेक्टर में स्टार्टअप्स को सपोर्ट देना, ये स्कीम लेकर के आई है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। 300 करोड़ के आसपास खर्च किए जाएंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। लक्ष्य है इसका टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर को सपोर्ट करना। टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर आर इंटर रिलेटेड। टेक्सटाइल इज बेसिकली रॉ मटेरियल, जो कपड़े हुए उनको कहा जाता है टेक्सटाइल, और उससे फिर जो फिनिश्ड आइटम्स बनाए जाते हैं, शर्ट, पैंट, ये सब क्या होंगे, अपैरल्स कहे जाएंगे। तो टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर आर टेकन टुगेदर, दे आर इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। एंड टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए लाया गया है टैक्स रैम स्कीम। टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर की अगर बात की जाए ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, तो इट इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर एग्रीकल्चर। क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ जॉब इज हायर because it is a labor intensive industry, and that is why government very often focus on strengthening टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर। क्योंकि भारत के अंदर जो समस्या है जॉबलेस ग्रोथ की, उसको टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और बूस्ट से ही टैकल किया जा सकता है। तो ये जो जनरल आइडिया मैंने डिस्कस किया, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री से जॉबलेस ग्रोथ के इशू को टैकल किया जा सकता है, इसी आइडिया के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया पोस्ट 6 क्वार्टर हाई जीडीपी ग्रोथ ऑफ 8.2%, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू।
सिंपल सा न्यूज है, छोटा सा न्यूज है कि भारत की इकोनॉमी का जो सेकेंड क्वार्टर का ग्रोथ रेट रहा है फॉर द ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26, यानी कि जो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है, इट स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2025 एंड इट विल टर्मिनेट ऑन 31 मार्च 2026। इसका जो सेकेंड क्वार्टर है, यानी कि जुलाई से लेकर के सितंबर वाला क्वार्टर में जो हमारा ग्रोथ रहा है, दैट हैज बीन 8.2%, विच इज हाईएस्ट फॉर लास्ट 6 क्वार्टर। इसके पहले हमारा इतना अच्छा ग्रोथ हुआ था इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, जब 8.4% ग्रोथ था। The growth rate in this second quarter of financial year 25-26 is higher than expectation. Expectation था 7.3%, but in actual it has gone up to 8.2%. ओवरऑल हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन साहब ने कहा है कि अब साल 2025-26 में ओवरऑल ग्रोथ रेट इज बाउंड टू बी अबोव 7%, क्योंकि Q1 में ग्रोथ था 7.8, Q2 में हो गया 8.2, तो ओवरऑल 7% से तो ऊपर ही रहेगा। इट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अब थोड़ा अगर डिटेल में एक चीज देखें, बारीकी में एक चीज देखें, जिससे हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम अपने फाउंडेशन क्लास में सीखते हैं उसको और कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी। तो ये जो करंट डेवलपमेंट, उसको थोड़ा सा और बारीकी से, नजदीकी से देखते हैं। देखिए, ये जो सेकंड क्वार्टर है साल 2025-26 का, जिसमें ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट रहा 8.2%। ये अब नॉमिनल ग्रोथ की बात की जाए इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो इट हैज बीन ओनली 8.7%। रियल ग्रोथ रेट हैज बीन 8.2, नॉमिनल ग्रोथ रेट हैज बीन ओनली 8.7। ये क्या इंडिकेट करता है? नॉमिनल ग्रोथ रेट और रियल ग्रोथ रेट के बीच का जो अंतर है वो इंडिकेट करता है इन्फ्लेशन को। याद कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास का एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं। एवरीवन जिनका भी बेसिक इकोनॉमिक्स हो चुका है वो यहाँ पे फोकस कीजिए। इससे एक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद करेंट ईयर प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी इज मेजर्ड एट करेंट मार्केट प्राइस। जबकि रियल जीडीपी क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ आइटम्स इन गिवन ईयर मल्टीप्लाइड विथ बेस ईयर प्राइस। करेंट बेस ईयर इज 2011-12। तो जब हम रियल जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं तो उसमें इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं होता है, क्योंकि हमने तो बेस ईयर का प्राइस पकड़ा है, इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को वहां पे नलीफाई कर दिया है। लेकिन जब हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो उसमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बढ़ा है उसका इंपैक्ट तो होता ही है, प्लस जो प्राइस इंक्रीज हुआ है यानी कि इन्फ्लेशन हुआ है उसका भी इंपैक्ट होता है, राइट? तो रियल जीडीपी का ग्रोथ हुआ है 8.2%, यानी कि पिछले साल सेकंड क्वार्टर में जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए थे उसके तुलना में इस साल हमने 8.2% गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बनाए। और नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ हुआ है ओनली 8.7%, यानी कि द डिफरेंस ऑफ द टू इज इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन विच इज वेरी वेरी लो। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के ग्रोथ रेट में जो अंतर होता है वो इंडिकेट करता है महंगाई का, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है करेंट ईयर प्राइसेस पे, रियल जीडीपी निकाली जाती है बेस ईयर प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी साल का नॉमिनल जीडीपी है 10% और रियल जीडीपी है सिर्फ 6%, यानी कि जो 4% का अंतर है वो है बिकॉज ऑफ प्राइस चेंज। तो अब आप जरा देखिए, ये जो सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25 पिछले साल का रियल जीडीपी था 5.6%, नॉमिनल जीडीपी था 8.3%। ये यानी कि जो टोटल डिफरेंस है 2.7% का, ये बताता है कि इस क्वार्टर में महंगाई बहुत बढ़ी है, महंगाई का इंपैक्ट बहुत ज़्यादा था। दैट इज वाई देयर इज ह्यूज गैप इन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। वहीं अगर यहाँ बात करें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो रियल जीडीपी का ग्रोथ था 7.8, नॉमिनल जीडीपी का था 8.8। तो यहाँ पे महंगाई थोड़ी कम हुई है इसकी तुलना में, क्योंकि द गैप इन नॉमिनल एंड रियल जीडीपी इज ओनली 1%। अब जो सेकेंड क्वार्टर है वहाँ पे गैप हैज रिड्यूस टू 0.5%। So the gap between nominal and real GDP, what does the difference indicate? The difference indicate
इन्फ्लेशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर चीजों के दाम बढ़ते ही नहीं तो फिर रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों का ग्रोथ रेट सेम होता, बिकॉज द ग्रोथ वुड बी रिजल्ट ऑफ ओनली इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट ऑफ प्राइस। In real GDP, the growth appears only because of increase in production of goods and services. In nominal GDP, the growth is because of production of goods and services and inflation also. ये डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जिनका भी बेसिक इकोनॉमिक्स हुआ है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आप डिस्कस कर चुके हैं, वो इसको अप्लाई करें और इस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। इससे आपका नॉलेज कंसोलिडेट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ऑपरेशन सागर बंधु, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हुआ क्या है कि एक मैसिव साइक्लोन दितवा नाम का, उसने श्रीलंका को हाल फिलहाल में हिट किया है, कॉज्ड हेवी रेनफॉल, फ्लडिंग एंड ऑल, जिस कारण से 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं श्रीलंका में। तो इस कारण से भारत सरकार ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सागर बंधु इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ टू श्रीलंका। दिस ऑपरेशन सागर बंधु कुड बी सीन एज एन इनिशिएटिव अंडर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी या महासागर मिशन, जिसके अंतर्गत इंडिया हैज कमिटेड इट्स मैरीटाइम नेबर कंट्रीज टू बी फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी, महासागर इनिशिएटिव के अंतर्गत। इस टॉपिक के बेसिस पे सिंपल प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज टाइम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सही हैं। योनागोनी आइलैंड से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें 2 स्टेटमेंट गलत थे, तो मैंने ऑप्शन ठीक से नहीं फ्रेम किया था। इट इज नॉट लोकेटेड इन सी ऑफ जापान, ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज एक्चुअली इन ईस्ट चाइना सी। और दूसरा, इट इज नॉट ऑन द ईस्टर्न मोस्ट बट वेस्टर्न मोस्ट, तो दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही हैं पीपीआईस में। और यहाँ पे ऑफकोर्स फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज यहाँ पे इंडियन आर्मी होगा ना कि एयरफोर्स। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।